नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका लब्बू भैया आपके क्लास 10th के चैप्टर 1 हिस्ट्री का जो है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का लास्ट पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें बच्चों हमारा आज का पहला टॉपिक होने वाला है ग्रेट ब्रिटेन। तो जैसे कि हम नेशनलिज्म इन यूरोप कर रहे हैं तो उसमें हम ब्रिटेन की दास्तां के बारे में पढ़ेंगे और ब्रिटेन की क्या कहानी थी। तो बच्चों, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इनटू ए नेशन स्टेट वाज नॉट ए सडन प्रोसेस। देयर वॉज नो वन ब्रिटिश नेशन बिफोर द 18th सेंचुरी। बच्चों, 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन का, ब्रिटिश का कोई भी एक नेशन स्टेट नहीं था किसी भी पार्ट का। चाहे आप इंग्लैंड ले लो, चाहे आप स्कॉटलैंड ले लो, चाहे आप आयरलैंड ले लो, इन तीनों में से कोई भी नेशन स्टेट नहीं था 18th सेंचुरी से पहले। तो बच्चों, कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है पीपल रिजाइडिंग इन द, अब जो वहां पर रहते थे लोग, कौन कौन रहते थे ब्रिटेन के अंदर? सबसे पहले इसमें लिखा है पीपल रिजाइडिंग इन द ब्रिटिश आइसलैंड्स। आइसलैंड्स क्या होता है? आइलैंड का प्लूरल होता है। आइसलैंड्स वर मेनली कौन कौन थे? इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के लोग, वेल्श वेल्स के लोग, स्कॉट्स स्कॉटलैंड के लोग, और आयरिश आयरलैंड के लोग। ये एथनिक ग्रुप से वहां पर, जो कि एक तरीके से पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रेडिशंस को वहां पर सपोर्ट करते थे अपने अपने। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ? इंग्लैंड ने, इंग्लिश नेशन ने, मतलब इंग्लैंड ने क्या करा, जल्दी ही पैसा और पावर क्या कर लिया, गेन कर लिया। और क्या करा, बाकी के जो आइलैंड्स थे मतलब वेल्स, स्कॉट्स और आयरिश, इन पर डोमिनेट करने लगा। अब डोमिनेट कैसे करने लगा बच्चों? ये देखो कि जो 1688 में जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने क्या करना, मोनार्क की पावर को सीज कर लिया। मतलब पहले वहां पर मोनार्की थी, 1688 में वहां पर क्या आ गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्योंकि इंग्लिश के मतलब इंग्लैंड के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर वहां की जो तरक्की थी, वहां के लोगों की जो तरक्की थी, जिस वजह से उन्होंने क्या कर लिया, पूरे देश पर डोमिनेशन कर लिया। इस डोमिनेशन के बेसिस पे जो मोनार्क था, मोनार्क की पावर को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिया। मतलब मोनार्क तो रहेगा लेकिन वो उनकी पावर, उसके पास कुछ नहीं रहेगी, पावर रहेगी पार्लियामेंट के पास। ठीक है बच्चों, वहां पर आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने के बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको बोला गया द एक्ट ऑफ यूनियन। क्या बोला गया बच्चों? द एक्ट ऑफ यूनियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्ट ऑफ यूनियन पास हो बच्चों 1707 में, जिसके अंदर क्या हुआ कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला दिया जाएगा। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वर यूनिफाइड, जिससे क्या हुआ बच्चों, हमारा उस समय क्या बना 1707 में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और आज के टाइम पे आपने सुना होगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। इन्हीं दोनों को देशों को मिलाकर कहा जाता है आज भी। तो बच्चों, इन दोनों को मिलाकर बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। फिर क्या हुआ बच्चों, द पार्लियामेंट जो थी वो इंग्लिश की, वो डोमिनेट करने लगी। क्या करने लगी? डोमिनेट करने लगी। और जो कल्चरल आइडेंटिटी थी और पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी किसकी, स्कॉट्स की, उनको एक तरीके से दबाने लगी, सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। मतलब इंग्लिश लोग पावर में आ गए, स्कॉटलैंड पर वो अपना क्या जमाने लगे, डोमिनेशन जताने लगे। और इस डोमिनेशन की वजह से जो स्कॉट्स थे उनका कल्चर और सोशल या फिर पॉलिटिकल जो भी उनकी आइडेंटिटी थी सब क्या होती गई, सप्रेस्ड होती गई। अब बच्चों, सबसे पहले अगर मैं इनके कल्चर की बात करूं तो कैथलिक्स इन स्कॉटलैंड वर ब्रूटली सप्रेस्ड व्हेनेवर दे वांटेड टू रिगेन देयर इंडिपेंडेंस। अब बच्चों, वहां के जो कैथलिक्स थे, कैथलिक्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, क्रिश्चियंस के ना दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कैथलिक्स, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। जैसे मुस्लिम में भी बहुत टाइप होता है, हिंदुओं में बहुत टाइप होते हैं लोग, मतलब एक तरीके से सोसाइटीज की। ऐसी मुस्लिम्स में भी दो सोसाइटी, एक कैथलिक्स और दूसरी कौन सी है, प्रोटेस्टेंट्स। कैथलिक्स क्या थे बच्चों, उस समय ज्यादा संख्या में थे, तो और जो इंग्लैंड थे वो लोग प्रोटेस्टेंट्स थे। तो स्कॉटलैंड में कैथलिक्स अच्छे खासे थे, तो कैथलिक्स लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या करा, मतलब कैथलिक्स लोगों के खिलाफ उन्होंने पॉलिसीज वगैरह बनाई, जिन पॉलिसीज से क्या हुआ, जो कैथलिक लोग थे वो क्या हो गए, सप्रेस्ड हो गए। अब कैथलिक इतने ज्यादा सप्रेस्ड हो गए तो ये स्कॉटलैंड को इतनी ज्यादा दिक्कत हुई इंग्लैंड के साथ रहते कि उन्होंने क्या करा, अपनी पावर को, मतलब जो उनका एक तरीके से जो पहले थे वैसे ही, मतलब अपनी इंडिपेंडेंस को दोबारा से रीगेन करना चाहते थे। उनको स्टार्टिंग में लगा था कि इंग्लैंड उनकी मदद करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन बाकी चीज़ों वगैरह में, लेकिन इंग्लैंड उनकी पॉलिटिकल और सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज को क्या कर रहा था, सप्रेस कर रहा था, जिससे वहाँ के जो लोग थे वो परेशान हो गए और दोबारा से इंडिपेंडेंस गेन करने की बात करने लगे कि हमें इंग्लैंड में नहीं रहना। अब बच्चों, इसके बाद ये तो हो गया हमारा एक तरीके से स्कॉटलैंड। आयरलैंड जो कि एक तरीके मैंने बताया था ना, इंग्लिश बता दिया, वेल्श, स्कॉट्स और आयरिश। वेल्श एक छोटा सा एरिया है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर माइनॉरिटी में है, जिस वजह से उन पर इजीली कंट्रोल कर लिया था।
अब बात करते हैं आयरिश और वेल्श जो लोग थे मेनली सारे के सारे प्रोटेस्टेंट भी थे, तो उनको ज़्यादा कब्जा करने में, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी हटाने में कोई उनकी दिक्कत नहीं हुई उनको, क्योंकि वो भी प्रोटेस्टेंट और वो भी प्रोटेस्टेंट, तो वेल्श में इतनी दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात एक छोटा सा, क्या है ये बच्चों, एक छोटा सा ही एक एरिया है, आइलैंड है बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो वहाँ की इधर कोई वेल्श की कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड में ना दोनों रहते थे, प्रोटेस्टेंट भी रहते थे और कैथोलिक्स भी रहते थे। अब इंग्लैंड ने क्या करा, प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया, क्योंकि इंग्लैंड भी प्रोटेस्टेंट था, तो उसने क्या करा, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को क्या करा, एक तरीके से सपोर्ट किया। उस आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करने की वजह से उन्होंने उनका एक तरीके से रूल वहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया। मतलब जो प्रोटेस्टेंट थे वो आयरलैंड में क्या आगे पावरफुल आ गए। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि जो कैथलिक्स थे वो मेजोरिटी गेन करते थे आयरलैंड के अंदर वहाँ पर, तो उन्होंने क्या करा, रिवोल्ट किया बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टेंट के खिलाफ। लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उनको सपोर्ट था इंग्लैंड का, तो इनका भी जो रिवोल्ट था, या जो आयरलैंड के अंदर भी जो वहाँ के कैथलिक्स का जो रिवोल्ट था वो भी क्या कर दिया गया, सप्रेस्ड, मतलब दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब बच्चों आयरलैंड को क्या करा गया, फोर्सबली ए पार्ट ऑफ ब्रिटेन इन 1801। आयरलैंड को क्या किया, फोर्सबली मतलब एक तरीके से जबरदस्ती इंग्लैंड में क्या किया गया, मिलाया गया। और वहाँ अब यहाँ पर क्या हुआ, आयरलैंड भी इंग्लैंड के कब्जे में आ गया और अपना स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड के कब्जे में आ गया। तो इन तीनों को मिला के बना ग्रेट ब्रिटेन। क्या बना, द ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन बच्चों याद रखना, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कौन है, सिर्फ दो, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की, तो उसके अंदर इंग्लैंड, आयरलैंड और अपना स्कॉटलैंड तीनों आते थे। तो ये तीनों मिला के ग्रेट ब्रिटेन बन गया फोर्सिबली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होने लगा, अंग्रेजों का डोमिनेशन होने लगा, इंग्लिश लैंग्वेज डोमिनेटेड, और वहाँ पर जो बोथ स्कॉट एंड आयरिश जो थे वो सबऑर्डिनेट टू इंग्लैंड, मतलब उनको अपनी सारी की सारी पावर मतलब सबऑर्डिनेट करना पड़ता था किसको, इंग्लैंड को। हाँ तो बच्चों द आइडिया, अब मैं आपको बता रहा था कि नेशनलिज्म। अब बच्चों नेशनलिज्म का जो आइडिया ऑफ नेशन, मतलब एक देश का जो आइडिया है कि भाई एक नेशन स्टेट बनाना है, एक पूरा कंट्री बनाना है, इसको एक्सप्रेस ना बहुत सारे फॉर्म्स में आर्टिस्ट और पेंटर्स ने किया। आर्टिस्ट मतलब वही सॉन्ग्स वगैरह गाने वाले, फोकलोर्स गाने वाले, पेंटर्स मतलब वही पेंटिंग्स वगैरह बनाने वाले। इन दोनों ने ही नेशन स्टेट्स को बनाने के अंदर, मतलब एक नेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, ठीक है दोस्तों। अब मैक्सिमम नेशंस ने, मतलब कई सारे देशों ने किसका इस्तेमाल किया, फीमेल फिगर्स का। जैसे हमने भारत माता मानते हैं, तो भारत माता की एक फीमेल फिगर है जो हमारे नेशन को एक्सप्रेस करती है। सेम एज इट इज अगर मैं बात करूँ, इन्हीं फीमेल फिगर्स को क्या बोलते हैं, एलिगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिगरी। इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल मैं बताऊँ एलिगरीज के, तो एक है मैरियन फ्रांस के अंदर, जर्मेनिया जर्मनी के अंदर। अब हमारी बात हो रही है यूरोप की, तो हम इंडिया को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रांस में मैरियन है, इसका एग्जांपल मैरियन क्या है, एक स्त्री का चित्र है जो कि फ्रांस के अंदर क्या है बच्चों, एक एलिगरी है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो फीमेल फिगर है जो वहाँ के नेशन को एक्सप्रेस करती है। सेम एज इट इज जर्मेनिया जर्मनी की है। अब एलिगरी क्या होता है समझ लो बच्चों, एलिगरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मतलब एक आइडिया है विच एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन, जो कि एक व्यक्ति द्वारा या फिर किसी चीज़ से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो ये लिटरल होना चाहिए, मतलब या तो हम इसको बोलकर भी बोल सकते हैं, या सिंबॉलिक मतलब पिक्चर, फोटो या बहुत सारे सिंबल्स होने चाहिए। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर जर्मेनिया का चित्र दिखाया, ये जो जर्मेनिया की पेंटिंग है बच्चों, ये एक तरीके की एलिगरी है जर्मनी की। अब इसके अंदर ना कई सारे सिंबल्स है। एलिगरी क्या है, एलिगरी एक हिडन सिंबल होता है जो लोगों को जागरूक करता है एक नेशन स्टेट के बेसिस पे, एक देश के बेसिस पे, एक कंट्री के बेसिस पे। तो अब ये जो जर्मनी का जो पिक्चर है, इसके अंदर क्या क्या एक हिडन सिंबल्स हैं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर देख रहे होंगे ब्रोकन चेन, मतलब टूटी हुई जंजीरें, ठीक है बच्चों। ये ब्रोकन चेन जो है ये बीइंग फ्रीड या फिर फ्रीडम की ओर दर्शाती है, कि भाई स्वतंत्रता की बात करते हैं, कि स्वतंत्र रहने के लिए बोलती है। फिर आप देखते हो दूसरे पे कवच पहना होता है इसने, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, कि कवच पहना होता है, कवच के ऊपर ईगल का निशान होता है। ये क्या दर्शाता है बच्चों फोटो के अंदर, कि सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथ दर्शाता है, कि जो एक तरीके से क्या है, जो जर्मन एम्पायर है ना, उसका वो ईगल क्या है, एक तरीके से सिंबल है। तो ये क्या दर्शाता है, मेनली स्ट्रेंथ दर्शाता है, एक तरीके से बहादुरी दर्शाता है, ठीक है, मतलब मजबूती दर्शाता है। तीसरा क्या है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, बलूत, ओक को बोलते हैं बलूत,
तो बलूत की पत्तियां क्या दर्शाती है बच्चों? हमेशा हीरोइज्म, बहादुरी दिखाती है। क्या दर्शाती है? बहादुरी। ठीक है, और ये कवच क्या दिखाता है? मजबूती। और ये ओक लीव्स का जो क्राउन है, मतलब जो उन्होंने ताज पहना हुआ है ओक लीव्स का, ठीक है, मतलब एक तरीके से बलूत की पत्तियों का, ये दर्शाता है हमें क्या? हीरोइज्म, मतलब बहादुरी। स्वॉर्ड क्या दर्शाती है बच्चों? रेडीनेस टू द फाइट, मतलब हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना, ये तलवार दर्शाती है। पांचवा देखो बच्चों, पीछे की तरफ एक फ्लैग होगा, ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ट्राई कलर फ्लैग होगा। ये क्या है बच्चों? फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन 1848। बच्चों वो फ्लैग है ये जो कि लिबरल नेशनलिस्ट ने बनाया था 1848 के रिवॉल्ट के अंदर। इस फ्लैग को बाद में चल के ड्यूक्स के बेसिस पे क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। फिर आज के टाइम आपने देखा ही है, पिछली वीडियो के मैंने उसमें क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, थंबनेल में हमने डाला था इसका जर्मनी का कलर, तो मतलब फ्लैग का जो डाला था ट्राई कलर, वो डाला था। अब इस समय ये वाला तो है नहीं गोल्डन वाला जिसके अंदर ब्लैक रेड गोल्ड वाला, ये किसका फ्लैग था बच्चों? लिबरल नेशनलिस्ट का 1848 के रिवोल्ट में। इसको बाद में चल के जर्मन स्टेट्स के ड्यूक्स, मतलब जर्मन के जो स्टेट्स के जो राजकुमार थे, वहाँ के जो लॉर्ड्स थे, उन्होंने उसको हटा दिया था। 6 बच्चों, पीछे से आप देख रहेंगे द रेज ऑफ द राइजिंग सन, पीछे से किरणें आ रही हैं सूरज की, तो ये क्या दर्शा रहा है बच्चों? बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, एक नए समय की शुरुआत। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो जैसा कि मैंने बताया था बच्चों, नेशनलिज्म का मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस ओन नेशन, मतलब अपने देश के प्रति प्रेम ही नेशनलिज्म है, जिसको हम देशभक्ति का हमने नाम दिया था शुरुआत में। अब ये जो भावना थी, देशभक्ति की जो भावना थी, ये इंटेंस एंड नैरो माइंडेड हो गई थी। कब? मिड 19th सेंचुरी के अंदर। क्या हो गई थी बच्चों? 1850 के समय तक ये क्या हो गई थी? बहुत ही ज्यादा कम, मतलब इसकी भावनाएं कम हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो नेशन थे वो इंटॉलरेंट हो रहे थे और एक दूसरे से ना एक तरीके से कम्पीट कर रहे थे एक दूसरे की टेरिटरीज को छीनने के लिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे को, मतलब वो मतलब जो आपस में मदद कर रहे थे स्वतंत्र होने के लिए एक दूसरे की, वो सारे के सारे क्या कर रहे थे बच्चों? एक दूसरे से चिढ़के दूसरे की टेरिटरी को छीनने की कोशिश कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे एक दूसरे से। ठीक है, हर एक तरीके से, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी, अपनी हर एक चीज, मतलब वो मतलब पहले जो एक तरीके से हेल्पफुल थे ये सारे कंट्रीज एक दूसरे के लिए, अब एक दूसरे का कंपटीशन बन चुके थे। ठीक है बच्चों, अब इससे दूसरा जो हमारा वर्ड है इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? टेरिटरी कंट्रोल ऑफ ए रीजन और ए कंट्री बाय अनदर कंट्री बाय यूजिंग मिलिट्री कंट्रोल। ठीक है बच्चों, सेना का इस्तेमाल करके जब हम किसी देश पर कोई दूसरा देश कब्जा कर लेता है, उनकी उसको हम इंपीरियलिज्म बोले तो हिंदी में कहते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है बच्चों, क्या होता है साम्राज्यवाद? जब कोई देश अपनी सेना का इस्तेमाल करके किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, उसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो एग्जाम्पल है दोनों का, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म का, ये हमारा आता है बाल्कन रीजन से। ठीक है बच्चों, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म बिकेम इंटेंस इन द बाल्कन रीजन। क्यों? क्योंकि बाल्कन रीजन शुरुआत में किन किन देशों को मिलाकर बना था? रोमेनिया, बुल्गारिया, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, ग्रीस, बोस्निया हर्जेगोविनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। ये सारे वो कंट्रीज थी बच्चों उस समय की। मैंने बताया था ना, यूरोप बिखरा हुआ था, यूरोप बहुत बहुत छोटे छोटे किंगडम से बटा हुआ था, तो ये सारे के सारे किंगडम, सारे के सारे एरियाज आते थे किसमें? बाल्कन रीजन में। अब बाल्कन रीजन में आने के बाद तो जो यहाँ के लोग थे, बाल्कन लोग थे, इन सारे जो कंट्रीज के लोग थे, उनको बोलते थे स्लाव्स। क्या बोलते थे बच्चों? स्लाव्स। ये स्लेव्स नहीं है, स्लाव्स है, स्लाव्स बोलते थे बच्चों। ठीक है, अब the disintegration of Ottoman Empire in the region made the situation very explosive in the region, as every state was jealous to one another and helped to gain independence the cost of other। अब क्या था? ओटोमन एम्पायर ने, जब ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हल्का हो गया था, तो उनको समझ नहीं आ रहा था यहाँ के लोग, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाल्कन रीजन पे जो कंट्रोल था वो ओटोमन एम्पायर का था। अब ओटोमन एम्पायर ना अपनी पकड़ धीरे एक तरीके से धीरे धीरे छोड़ता जा रहा था, जिस वजह से क्या हुआ बच्चों? ये जो ओटोमन एम्पायर है, ठीक है, वहाँ पर जो रहने वाले जो जैसे ये अपने बाल्कन रीजन के लोग थे, ये इन पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, इंडिपेंडेंस गेन करना चाहते थे। और बच्चों वो इंडिपेंडेंस गेन तो करना चाहते थे, लेकिन उसकी कीमत दूसरे अपने पड़ोसी देश से भी चुका सकते थे, मतलब आपस में इनका एक कंपटीशन हो गया।
आपस में ही ये जो बाल्कन रीजन के जितने भी देश थे सब एक दूसरे के एक तरीके से हमारे भाषा में बोलते हैं ना दिल्ली के अंदर काट करने लग गए। तो ये आपस में एक काट करने लगे, जिससे क्या हुआ कि अगर ये दूसरे को दबाकर खुद स्वतंत्र हो सकते थे तो ये होना चाहते थे। इनका सीन ये हो गया था यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब क्या था, वन बाय वन द यूरोपियन नेशनलिस्ट इन बाल्कन ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ बच्चों के अब एक एक करके जब उनको स्वतंत्रता की आग लग रही थी और जो हमारा ऑटोमन एम्पायर था वो कमजोर होता जा रहा था। ऑटोमन एम्पायर के कमजोर होते हुए ये जो बाल्कन रीजन की कंट्रीज है सारी वन बाय वन क्या होती गई, इंडिपेंडेंट होती गई। अब इंडिपेंडेंट होने के बाद द डिफरेंट स्लाविक नेशनैलिटीज, अब यहाँ पर क्या है, इतने सारे लोग हैं, इनको किस नेशनैलिटी में डाले, किस में डाले, तो इनको ना किसकी दिक्कत हुई बच्चों, इनकी सिंगल आइडेंटिटी। याद है ना मैंने बताया था कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी बनाने और इंडिपेंडेंस तो कर ली इन्होंने, लेकिन इनको कॉमन आइडेंटिटी बनाने में क्या हुई, काफी दिक्कत हुई, जिस वजह से ये एरिया क्या हो गया बच्चों, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब ये टकराव का देश हो गया। अब यहाँ पर इतनी जो चीजें थी छिन्न भिन्न हो गई थी, तो हर एक देश को लगा इस देश पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि देश क्या था, उथल पुथल मची हुई थी पूरे के पूरे बाल्कन रीजन में। तो जो बाकी के देश थे वो इन पर क्या चाहते थे बच्चों, कब्जा करना चाहते थे। तो उस समय की जो यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, जैसे हम बात करेंगे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जर्मनी, इन लोगों ने क्या करा, बाल्कन रीजन पर कंट्रोल करने का प्लान बनाया, जिसके वजह से बच्चों आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 में, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कई बार वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। अब बच्चों यहाँ पर ये तो एक स्थिति है, इस वजह से अब ऐसे इंपीरियलिज्म अफ्रीका और एशिया के कई सारी कंट्रीज में यूरोपियंस ने किया। जैसे हम भी किसके गुलाम थे बच्चों, अंग्रेजों के, ब्रिटेन के गुलाम थे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीका की जो इनके इंपीरियलिज्म के चक्कर में, मतलब इनके हम गुलाम बने। तो वही चीज जब एक बड़ा देश या कोई देश किसी दूसरे देश पर अपने मिलिट्री पावर यूज कर कब्जा कर लेता है, उसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। ऐसे ही इन्होंने एशिया और अफ्रीका में भी किया। ठीक है दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगी, जो भी देखते हैं किस टॉपिक पे सोचा है कि 12th क्लास पर बनाया जाए, तो 12th क्लास की जो भी ऑडियंस है जल्द से जल्द हमारी यूट्यूब वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और आप भी उनको सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी 12th क्लास के ऊपर आने वाली है। धन्यवाद।